तो फ्रेंड्स, आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र का रिवीजन कर रहे थे। इसके पहले के वीडियो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्गिनस ने उदांत के कितने अवरोध माने थे? 3 माने हैं, शब्दाडंबर, वलसता और भावाडंबर। लॉन्गिनस के अनुसार उदांत के कितने स्रोत हैं? तो 5 स्रोत हैं। महान विचारकों की उद्भावना की क्षमता, प्रबल तथा अंतःप्रेरिता, भाव अलंकारों, विचारालंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग। भव्य शब्द योजना, इसमें शब्द चयन, बिंब विधान तथा शैलीगत परिष्कृत अंतर्भूत है। रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। उदांत महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, यह कथन लॉन्गिनस का है। अरस्तु के अनुसार करुणा और भय उदांत दुखांतक के लिए अनिवार्य है, जबकि लॉन्गिनस के अनुसार करुणा और भय क्षुद्र भाव है और उदांत को इन क्षुद्र भावों से मुक्त होना चाहिए। यह अरस्तु और लॉन्गिनस में मौलिक मतभेद है। लॉन्गिनस के अनुसार उदांत का लक्षण है अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट। लॉन्गिनस के अनुसार काव्य का प्रयोजन आनंद है। 1798 ईस्वी में कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का संग्रह लिरिकल बैलेड्स प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की संक्षिप्त भूमिका एडवर्टाइजमेंट शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखी। 1800 ईस्वी में लिरिकल बैलेड्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसकी लंबी भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी। इस भूमिका में काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन है। इस भूमिका की स्वच्छतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। यह भूमिका प्रेफेरेंस टू लिरिकल बैलेड्स के नाम से प्रसिद्ध है। लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए, 1798 ईस्वी और 1800 ईस्वी, 1802 ईस्वी, 1815 ईस्वी। कॉलरिज ने अपनी इस पुस्तक में लिरिकल बैलेड्स की भूमिका में अभिव्यक्त वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं का खंडन कॉलरिज ने अपनी किस पुस्तक में किया? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी, उसी में किया है। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह कथन विलियम वर्ड्सवर्थ का है। लिरिकल बैलेड्स किसकी कविताओं का संकलन है? तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की कविताओं का संकलन है। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ की 3 मान्यताएं थीं। यदि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं होना चाहिए। प्राचीन कवियों को भावोद्बोध जितना सहज था, उसकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार गद्य और काव्य में अंतर का कारण है छंद। प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं, यह वर्ड्सवर्थ का कथन है। आगे है कि आलोचना का चरम उद्देश्य दूसरों की रचना के मूल्यांकन के नियम निर्धारण से नहीं लेखन यानी कि सर्जन के सिद्धांतों का व्यवस्थापन है, यह कथन कॉलरिज का है। कविता रचना की वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और वे अन्य सभी प्रकार से उस अंतर यही संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक घटक खंड यानी कि अवयव से प्राप्त कौन स्पष्ट स्तुष्ट के अनुरूप हो। काव्य की यह परिभाषा कॉलरिज की है। स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज माने जाते हैं। भाषा मानव मन का शास्त्रागार है, उसमें उसे अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय स्मारक एक साथ रहते हैं, यह कथन कॉलरिज का है। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कॉलरिज हैं। काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है, यह कॉलरिज का कथन है। फैंसी शब्द ग्रीक के फतसिया शब्द से व्युत्पन्न है और इमेजिनेशन लैटिन के इग्नातियो से इमेजिनेशन का हिंदी रूपांतरण कल्पना और फैंसी का रम्य कल्पना या ललित कल्पना है। कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए हैं? 2 भेद किए, मुख्य और गौण कल्पना। कल्पना का कौन सा भेद? कॉलरिज के अनुसार कला विधायिनी कल्पना है तो गौण कल्पना है। कॉलरिज के अनुसार समस्त
जागतिक प्रपंच को व्यवस्था के रूप में ग्रहण करने वाली शक्ति ही मुख्य कल्पना है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना में एक प्रकार की संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विषमवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। उन्होंने कल्पना को एकीकरण या रूपांतरण की शक्ति कहा है। मुख्य और गौण कल्पना में अंतर। मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौण कल्पना आश्रित है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। मुख्य कल्पना अचेतन है, अनैच्छिक है। गौण कल्पना चेतन है, ऐच्छिक है। मुख्य कल्पना केवल निर्माण या संगठन करती है। इसके प्रतिकूल गौण कल्पना विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण दोनों करती है। कॉलरिज के अनुसार फैंसी यानी कि रम्य कल्पना की विशेषताएं हैं। फैंसी देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति मात्र है। वह इच्छा शक्ति से वह इच्छा शक्ति से संचालित एवं रूपांतरित होती है। वह अपने उपयोगी की सामग्री सहचार नियम से ग्रहण करती है। उसको उपयोज्य सामर्थ्य स्थिर तथा सुनिश्चित होती है। कल्पना और फैंसी में अंतर। फैंसी बिंबों को केवल आसपास रख देती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करती है, किंतु कल्पना उन्हें रूपांतरित करती है। टी.एस. एलियट का जन्म सेंट लुइस यानी कि अमेरिका में 1888 ईस्वी में हुआ था। बाद में लंदन यानी कि इंग्लैंड में बस गए। 1948 में एलियट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इस आलोचक ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंगों में अपने चिंतन का विस्तार का। एलियट किस आलोचक का मत है कि कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभाएं परस्पर पूरक हैं, अतः आलोचना और सृजन प्राय एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। एलियट ने रुचि परिष्कार को आलोचना का अन्यतम प्रयोजन किस आलोचक ने माना, तो एलियट ने माना। द वेस्टलैंड के लेखक एलियट हैं। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक पुस्तक के रचयिता एलियट हैं। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट नामक प्रसिद्ध एलियट के किस ग्रंथ में संग्रहित है? सीक्रेट वुड में संग्रहित है। सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म प्रशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है, यह कथन एलियट का है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है, यह कथन एलियट का है। कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभविता यानी कि भोक्ता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। एलियट कलाकृति के आस्वादन से उत्पन्न अनुभूति किसी भी अन्य साधन से उत्पन्न अनुभूति में भिन्न कोटि की होती है, यह एलियट कहता है। किस आलोचक के अनुसार काव्यानुभूति तथा अन्य अनुभूतियों में कोई भेद नहीं होता है, तो रिचर्ड्स कहता है। और काव्य भाषा का स्वच्छंद प्रभाव नहीं है, भाव से मुक्ति होती है। वह व्यक्तिगत की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्ति तत्व से मुक्ति है, किंतु निश्चित ही उनमें व्यक्ति तत्व और भाव है। वे ही जान सकते हैं कि उनमें मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। एलियट कहता है आलोचना का मूल तत्व है अच्छी कविता के चयन की और बुरी कविता के त्याग की क्षमता। यह एलियट का कथन है। आलोचना का महान और शाश्वत कार्य है अतीत के कवियों में प्राण संचार, यह एलियट का कथन है। आलोचना का कर्तव्य है परंपरा को कायम रखना, साहित्य को स्थिर और अखंड रूप में देखना, अर्थात उसे काल द्वारा निरंतर रूप से न देखकर कालातीत के रूप में देखना, यह एलियट कहता है। आलोचना की दो सैद्धांतिक सीमाएं हैं, एक तो यह कि काव्य क्या है और दूसरा यह कि क्या वह अच्छी कविता है, यह कथन एलियट का है। एलियट ने आलोचना के दो उद्देश्य माने हैं, कलाकृतियों का विसर्जन, रुचि का परिष्कृत। बाद में 1956 में लिखित द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म नामक लेखन में इन दो उद्देश्य के बदले दो अन्य उद्देश्य प्रस्तुत किए, साहित्य का बोध और आस्वाद। महत्वपूर्ण आलोचना वह व्यक्ति है जो कला की वर्तमान समस्याओं में निमग्न होते हुए भी उन समस्याओं पर अतीत की मान्यताओं की प्रासंगिकता प्रदर्शन चाहता है।
यह कथन एलियट का है। अरे दिख नहीं रहा है। यह कथन एलियट का है। महत्वपूर्ण आलोचना वह व्यक्ति है जो कला की वर्तमान समस्या में निमग्न होते मूलपूर्ण आलोचना वह व्यक्ति है जो कला की वर्तमान समस्या में निमग्न होते हुए भी उन समस्याओं पर अतीत की मान्यताओं की प्रासंगिकता प्रदर्शन करना चाहता है। यह एलियट का कथन है। एलियट ने आलोचना के उद्देश्य की सिद्धि के लिए दो साधन माने हैं, तुलना और विश्लेषण। निर्व्यक्तता तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन एलियट ने किया। संवेदनशीलता के असहचार सिद्धांत के प्रवर्तक एलियट हैं। संवेदनशीलता के असहचार के सिद्धांत के लिए एलियट फ्रांसीसी कवि आलोचना रेमी द गुमो के आभारी हैं। अंतर यह है कि गुर्मो ने केवल एक व्यक्ति लागोर्फ के संदर्भ में संवेदनशीलता के असहचार की बात कही थी। इस पर एलियट ने अंग्रेजी साहित्य के विशाल परिदृश्य के संदर्भ में इसका प्रयोग किया है। एलियट के अनुसार महान कवि और काव्य में भाव और विचार का समन्वय होना चाहिए। भाव और विचार का असहचार ही संवेदनशीलता का असहचार है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, यह एलियट कहता है। किस आलोचक ने अपने को साहित्य में अभिजातवादी, राजनीति में राजस्व और धर्म में एंग्लो कैथलिक घोषित किया? तो एलियट ने। रिचर्ड्स का जन्म इंग्लैंड में, बाद में अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करते हैं। फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 ईस्वी नामक ग्रंथ में रिचर्ड के साथ अन्य दो सह लेखक कौन थे? तो C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड थे। द मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक ग्रंथ में रिचर्ड्स के सहयोगी लेखक C.K. ऑगडेन थे। मेरे विचार में आलोचना अनुभूतियों के पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है, रिचर्ड्स कहता है। किस आलोचक ने आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा है? तो रिचर्ड्स ने। मूल सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? रिचर्ड्स ने। विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य, यह रिचर्ड्स कहता है। निर्व्यक्तता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्ध की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है, यह रिचर्ड्स कहता है। आवेगों के प्रकार सजाती तथा विजाती के आधार पर रिचर्ड्स ने काव्य के कितने भेद किए? दो भेद किए हैं, अपवर्ज्य तथा अंतर्वेशी। तो बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर नई सीरीज चलेगी। धन्यवाद।